नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। भारत भ्रमण बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। मोरबी हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो, रोंगटे खड़े कर देगा फुटेज। कैसे जान बचा रहे हैं लोग। गोपालगंज के कई गांवों में मुस्लिम महिलाओं ने मनाया छठ का त्योहार। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दीघा घाट पर डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। देशवासियों को दी छठ की शुभकामनाएं। औरंगाबाद के छठ मेला में पहुंचे लाखों श्रद्धालु, सूर्य मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में छठ पूजा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। संपन्न हुआ महापर्व। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज मोरबी के अस्पताल में चल रहा है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त ये पुल हिलता हुआ दिखाई दे रहा और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों की भीड़ पुल पर मौजूद है। ये लोग घूमने के लिए यहां आए हुए थे, लेकिन तेजी से यह हिलता हुआ पुल अचानक से टूट जाता है और नदी में समा जाता है। जितने लोग इस पुल पर मौजूद थे सबके सब नीचे नदी में समा गए। ये हादसे के वक्त की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, एक पुल के लिए लोग इस पुल पर बड़े आराम से खड़े होते हुए नजर आते हैं, तभी अचानक से ये पुल हिलता हुआ नजर आता है और नदी में गिर जाता है। इस पुल पर मौज मस्ती के लिए आए लोगों की मौत के बाद से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। जिसकी जगह पर यह हादसा हुआ है उस जगह पर पानी की गहराई 15 से 20 फीट की बताई जा रही है। बता दें, गुजरात के लोग इस पुल पर अपने बच्चे और महिलाओं के साथ मौज मस्ती के लिए पहुंचा करते थे और देखते ही देखते बड़े हादसे का शिकार हो गए। जैसे ही ये पुल नीचे गिरा तो नदी में गिरे लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए और किसी को इसमें सफलता मिली तो किसी को अपनी जिंदगी की जंग हारनी पड़ी। बता दें कि मोरबी में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मरम्मत के बाद जनता के लिए 4 दिन पहले ही फिर से खोले गए इस पुल पर लोगों की काफी भीड़ थी। उन्होंने बताया कि पुल शाम करीब 6:30 बजे टूट गया और प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि अंग्रेजों के समय के हैंगिंग ब्रिज पर उस समय कई महिलाएं और बच्चे थे जब वो टूट गया और इससे लोग नीचे पानी में गिर गए। तो ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है मोरबी में। आपको बता दें, ये पुल जो है टूटकर पानी में समा गया और इसमें तकरीबन 134 लोगों के मौत की जो खबर है वो सामने आई है और तमाम लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो ये एक दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है और इसको लेकर काफी मातम पसरा हुआ है लोगों के जहन में और लोगों के बीच में भी और घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया, एकदम से अचानक से टूट गया और जिस तरह से आप देखिए ये हिलता हुआ भी नजर आ रहा था और हिलते हिलते अचानक से ही ये टूट गया और लगातार जो लोगों का वहां पे जमावड़ा था वो पानी में समाया हुआ सा नजर आ गया। कुछ लोगों ने अपनी जान बचा ली, हालांकि कुछ लोग अपनी जिंदगी से हार भी गए। तो ये एक सबसे बड़ी दुर्घटना ये सामने आई है। लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। इस दौरान देश भर में छठ की धूम रही। दुनिया के दूसरे देशों में भी छठ पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। इसी बीच छठ की एक अच्छी खबर बिहार के गोपालगंज जिले से आई है। बता दें, वहां कुछ गांव में 50 से ज्यादा अधिक मुसलमान महिलाओं ने छठ का व्रत रखा। उन्होंने पूरे विधि विधान से छठ की परंपराओं को निभाया। ये महिलाएं पिछले 15 से 20 साल से छठ व्रत कर रही हैं। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के सिरसा और शंकरपुर गांव के 18 मुस्लिम परिवारों की महिलाएं छठ का व्रत रखती हैं। इन महिलाओं में रखना और खरना का प्रसाद बनाने के लिए अलग से मिट्टी का चूल्हा बनाया गया। पिसवाने से पहले गेहूं को साफ सुथरा किया गया। इस दौरान उन्होंने परिवार के पुरुष सदस्य घाटों की साफ सफाई के काम में जुटे रहे। इसी तरह बसहा और जगदीशपुर गांव की मुस्लिम महिलाओं ने भी छठ का व्रत रखा। इस तरह गोपालगंज में 7 गांव में 50 से ज्यादा अधिक महिलाओं ने छठ का व्रत किया। छठ का 3 दिन तक व्रत सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली समेत
कि देश के अलग अलग राज्यों में छठ की धूम रही और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राजधानी पटना में ही छठ का अर्घ्य दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास में अपने परिजनों के साथ छठ उत्सव में शामिल हुए। वहीं तेजस्वी यादव ने सोमवार सुबह पटना के दीघा घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और उन्होंने रविवार को पटना के मीनार घाट पर छठ व्रतियों के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया था। तो बता दें, ये आज जो छठ का महापर्व पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ और सूर्य के अर्घ्य के साथ इसे संपन्न कराया गया है। लोगों में भारी उत्साह भी देखा जा रहा था इस पर्व को लेकर। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से घाट पर भीड़ लगती हुई नजर आ रही है छठ के महापर्व को लेकर। और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया और साथ ही सूर्य को अर्घ्य भी दिया। और साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी सूर्य को अर्घ्य देकर छठ का जो त्योहार है वो संपन्न किया। और आपको बता दें, लोगों का जमावड़ा और भारी उत्साह के साथ ये त्योहार मनाया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने छठ पर्व के अवसर पर राजधानी पटना के दीघा घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही लोग आस्था के पर्व छठ का समापन हो गया। तेजस्वी यादव ने पटना के मीनार घाट पर छठ व्रतियों के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया था। वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव छठ पर्व अपने पैतृक गांव फुलवरिया में मनाया और अर्घ्य देने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी सरकार की तरफ से छठ के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। हमारी कोशिश है कि अगले साल लोगों को और बेहतर व्यवस्था दी जाए। और बता दें कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आवास पर इस बार छठ पर्व नहीं मनाया गया। उनके बड़े बेटे और बिहार सरकार में वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने पैतृक गांव गोपालगंज के फुलवरिया में सूर्य को अर्घ्य दिया। और बता दें, उन्होंने वहां घाटों का निरीक्षण भी किया और उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि अपने पैतृक फुलवरिया गांव में भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर समस्त देशवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। बिहार लोक आस्था के महापर्व छठ में रंगा हुआ नजर आया। इस दौरान बिहार में छठ पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला और घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ के आया। और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ का व्रत करने वाले लोग अपना 36 घंटे का निर्जला उपवास तोड़े। और बता दें, इससे पहले रविवार को पटना समेत बिहार के अन्य जिलों के घाटों पर छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान भास्कर की उपासना की। और छठ का व्रत करने वाले लोग खरना के बाद से ही 36 घंटे का उपवास रखते हैं। इस दौरान वो पानी में भी नहीं पीते हैं। और बता दें, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में व्रत करने वाले लोग घाटों पर पहुंचे तो लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। और साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव ने छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। और साथ ही आपको बता दें, उन्होंने तमाम देशवासियों को छठ के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और सुख समृद्धि की कामना भी की है। और साथ ही उन्होंने कहा है, इस बार छठ की जो व्यवस्था दी गई है उनकी सरकार की तरफ से अगली साल आने वाली छठ में और बेहतर व्यवस्था दी जाएगी। और आपको बता दें, दीघा घाट पर उन्होंने ये अर्घ्य ये दिया है सूर्य को। और जैसे कि आज ये समापन हो चुका है छठ का। बिहार के औरंगाबाद के ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल देव में लगने वाले 4 दिवसीय सुप्रसिद्ध छठ मेला में बिहार के कोने कोने और दूसरे राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार छठ मेले में अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु देव पहुंचे हुए थे। और बता दें कि सुबह से ही देव के कथित त्रिनेत्र सूर्य मंदिर में स्त्री पुरुष श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भगवान भास्कर का दर्शन, पूजा और अर्चना कर रहे थे। वहीं मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी की भी तैनाती की गई। देव के पौराणिक सूर्यकांड और सूर्यकुंड दोपहर बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जो सुबह तक लगातार जारी रहा। सूर्यकुंड के पास किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी तैनाती की गई। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि संपूर्ण मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में सशस्त्र
पुलिस बल की तैनाती की गई है और नियंत्रण कक्षों के माध्यम से पूरे मेले की निगरानी रखी जा रही है। गौरतलब है कि देव का अत्यंत प्राचीन मंदिर खूब सुंदर है और वास्तुकला का अंतरिम उदाहरण भी है और ये देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र भी है। बता दें कि लोक मान्यता है कि यहाँ छठ व्रत करने से मनवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है और इस अवसर पर भगवान भास्कर की साक्षात उपस्थिति की रोमांचक अनुभूति भी होती है। इसी बीच आपको बता दें कि देर शाम प्रदेश के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने देव छठ मेला का औपचारिक उद्घाटन किया और कहा कि इस ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल को पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर सुस्थापित किया जाएगा। तो लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला छठ पर्व के दौरान और उन्होंने भारी उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया। जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों का तांता छठ मनाने के लिए यहां पर लगा हुआ था। सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यह त्योहार संपन्न किया गया और श्रद्धालुओं का तांता सा यहां पर लगा हुआ नजर आया। भगवान सूर्य को समर्पित छठ पूजा का पर्व पूरे हर्ष और उल्लास के साथ राजधानी में मनाया गया और 4 दिनों तक चलने वाला इस पर्व में आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया और आस्था के महापर्व छठ में भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। बता दें, रविवार को यानी कि तीसरे दिन ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, जिसके लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में खूब तैयारियां की गई थी। हालांकि इस बार यमुना घाट पर छठ पर्व मनाने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन अलग अलग इलाकों में कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं और छठ पर्व के अवसर पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ITO यमुना घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। दिल्ली में कुल 100 से अधिक छठ पूजा समितियों ने छठ पूजा मनाने के लिए तैयारियां की हैं और दक्षिण दिल्ली के कालकाजी दशहरा ग्राउंड में भी छठ पूजा को लेकर तैयारियां की गई थी। हर साल की तरह इस बार भी ग्राउंड में कृत्रिम तालाब बनाया गया है, जहां श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग बेदियां भी सजाई गई हैं। यहां श्रद्धालु अपनी पूजा सामग्री रखते हुए पूजा अर्चना कर रहे थे और सूरज को व्रती श्रद्धालु अर्घ्य दे रहे थे। तीसरे दिन यानी कि ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में श्रद्धालु कृत्रिम घाटों के पास पहुंचे। कालकाजी दशहरा ग्राउंड में भी करीब 200 लोगों के लिए पूजा करने की तैयारियां की गई थी। छठ पूजा समिति की तरफ से कहा गया था कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही सिविल डिफेंस के कर्मचारी भी व्यवस्था में लगे हुए थे और इसी के साथ ही एक एक करके श्रद्धालु ग्राउंड में पहुंचना शुरू हो गए थे। सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था और बता दें कि नहाए खाए और फिर अगले दिन खरना के बाद तीसरे दिन 30 अक्टूबर को छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य दिया गया और जिसके बाद सोमवार सुबह उगते हुए सूर्य की उपासना की जा रही है और व्रती श्रद्धालु उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूरा कर रहे थे। तो बता दें, ये छठ का त्योहार आज संपन्न हो गया है और दिल्ली में ये व्यवस्था की गई थी। कालकाजी दशहरा ग्राउंड में ये व्यवस्था की गई थी। तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों ने वहां पे पूजा अर्चना की और लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला इस दौरान। और साथ ही आपको बता दें कि 36 घंटे का ये निर्जला उपवास होता है, जहां 2 दिन पहले सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, यानी कि डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसी के साथ अगले दिन की अगर हम बात कर लें तो उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ वहां पे ये छठ का त्योहार संपन्न हुआ। और बता दें, अगर दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के तमाम इलाकों में जहां पर ये घाट इस तरीके के घाट नहीं बनाए गए थे, तो लोगों ने अपनी छतों पर ही चढ़कर छठ का जो पर्व है वो मनाया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सी, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा कुक्ड, थोड़ा रॉ, थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई।
मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार, ताकि हर खाने वाले को याद रहे बनाने वाले का नाम। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। मेरा ट्विस्ट, वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन शाही जिंदगी जी रहे हैं। इस मामले में ईडी ने कोर्ट से शिकायत की है। ईडी ने कोर्ट में आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के ऐशो आराम से जुड़े सीसीटीवी फुटेज जमा किए हैं। ईडी के सूत्रों ने खुलासा किया है कि वीडियो फुटेज में सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के अंदर मालिश करवा रहे हैं। ईडी ने अपने हल्फनामे में बताया कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को हेड मसाज और फुट मसाज और बैक मसाज जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जेल अध्यक्ष उनसे नियमित रूप से मिलते हैं और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल के भीतर स्पेशल सुविधाएं मिल रही हैं। ईडी ने निचले अदालत में दायर एक हल्फनामे के हवाले से कहा कि वो अपनी पत्नी से नियमित रूप से मिलते हैं। सूत्रों ने एएनआई को बताया है कि सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को उनके सेल तक पहुंचा दी गई है और वहां दिल्ली के मंत्री से तय वक्त से अधिक मिलती हैं। यह आरोप ईडी ने ट्रायल कोर्ट में पेश अपने हल्फनामे में लगाया है। ईडी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूनम जैन को मंत्री के सेल में जाने की अनुमति दी गई है, जहां वो तय वक्त से अधिक घंटों तक उनके साथ रहती हैं। ईडी ने कोर्ट के सामने आगे खुलासा किया है कि सत्येंद्र जैन के पास अदालत की अनुमति के बिना घर का बना खाना पहुंचता है और जेल के सीसीटीवी फुटेज में भी जैन के एक सह आरोपी के साथ अपने सेल के भीतर घंटों मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक दिल्ली कैंट से लूट की वारदात का सनसनीखेज सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस फुटेज में बेखौफ बदमाश सरेआम पिस्टल दिखाकर एक शख्स से उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी लूटकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया तो आसपास मौजूद लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। यह घटना शनिवार की बताई जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि एक बाइक पर 3 बदमाश सवार होकर आते हैं और एक फॉर्च्यूनर कार को रोकने पर तीनों में से एक कार के ड्राइवर को बंदूक दिखाकर कार लेकर मौके से फरार हो जाता है। 10 कदम की दूरी पर ही एक दुकान पर कुछ लोगों की भीड़ खड़ी हुई थी, लेकिन बदमाशों को किसी का कोई खौफ नहीं था और बदमाश आसानी से फॉर्च्यूनर गाड़ी को लेकर यानी कि लूट कर मौके से फरार हो गए। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और दिल्ली कैंट इलाके में 24 घंटे पुलिस की तैनाती और पेट्रोलिंग होती रहती है। ऐसे सुरक्षित इलाके में इस तरह की घटना का सामने आना आम लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और अगस्त में आई एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो राजधानी में हत्या के प्रयास, लूट, झपटमारी, दुष्कर्म, दंगे और छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार भी लगातार अपराधों को लेकर योजनाएं बना रही है। ऐसे में सबसे सुरक्षित इलाके से ऐसी वीडियो का सामने आना लोगों के लिए चिंता का विषय फिलहाल के लिए बना हुआ है। तो सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है जिसमें बंदूक की नोक पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये बंदूक की नोक पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आरोपी यानी कि बदमाश मौके से फरार हो गए। किस तरह से वो बंदूक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर्च्यूनर
लेकर वो मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है मामले में। अपने बयानों के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। हालांकि इस बार चर्चा उनके बयानों की नहीं बल्कि उनके पत्र की है। दिग्विजय सिंह ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को एक पत्र लिखा है। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश में दाखिल होने जा रही है। इसको लेकर राज्य में पोस्टर्स, बैनर्स और होल्डिंग लगवाए जा रहे हैं, लेकिन दिग्विजय ने कमलनाथ को पत्र लिखकर इन होल्डिंग्स पर अपनी फोटो ना लगवाने की अपील की है। और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से कमलनाथ को जो पत्र पहुंचा है उसमें लिखा है कि प्रिय कमलनाथ जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सितंबर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। दिसंबर में ये यात्रा महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। और बता दें कि निमाड़ अंचल के बुरहानपुर से लेकर मालवा क्षेत्र के आगर मालवा जिले से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है और अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला स्तर पर यात्रा की तैयारियों के लिए जिला यात्रा प्रभारियों को तैनात कर जवाबदारी दी गई है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि प्रदेश में सभी जिलों में से चल रही उप यात्राओं से लगता है कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी यात्रा को जन सामान्य का भारी समर्थन मिलेगा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली और देश में पिछले 7 से 8 वर्षों से व्यापक नफरत के खिलाफ प्यार और सद्भावना के संदेश को लेकर चल रही यात्रा का लाखों लाख लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से अनुरोध करते हुए पत्र में लिखा कि आपसे अनुरोध है कि यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए जो सामग्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयार की जा रही है उसमें पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपकी फोटो का उपयोग किया जाना उचित होगा। मेरा निवेदन है कि पीसीसी द्वारा प्रकाशित सामग्री में मेरू फोटो का उपयोग नहीं किया जाए। और बता दें, दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि वो कामना करते हैं कि मध्य प्रदेश में ये यात्रा सफलता के लिए नया आयाम स्थापित करे और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और उमंग का संचार करे। जहां कहीं भी उनके सहयोग की जरूरत होगी वो पार्टी के साथ खड़े होंगे। वहीं उन्होंने अपनी ओर से मध्य प्रदेश में यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए पत्र पूरा किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई ना करते हुए सिर्फ जनता में जीरो टॉलरेंस को लेकर बयानबाजी करने का आरोप लगा दिया है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने भिंड जिले के तमाम विभागों में हुए करोड़ों के घोटालों और प्रमाणित होने के बाद कलेक्टर द्वारा चुप्पी साधने और पुलिस पर माफियाओं के साथ मिलकर काम करने और अवैध वसूली करने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इन दिनों भिंड प्रवास पर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगातार अपने बयानों में जीरो टॉलरेंस की बात कहे जाने पर सवाल उठा दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि आप सिर्फ भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के बारे में घोषणाएं करते हैं, दोषियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में लिखा कि मैं एक वर्ष में 2 बार आपको पत्र लिख चुका हूं। पहले भी साल 2020 में गोहद तहसील यानी कि भिंड में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों से गोहद के अनुभागीय अधिकारी, तहसील दार और ट्रेजरी के अधिकारियों कर्मचारियों ने लगभग 10 करोड़ राशि पत्र किसानों को ना देकर लूट ली। और बता दें कि माननीय राजस्व मंत्री ने भी विधानसभा पटल पर किसानों से हुई लूट स्वीकार करने के बाद भी आज तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई ना होना उनके आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगातार लगाता है। तो सीधे तौर पर उन्होंने शिवराज सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आपको बता दें शिवराज सरकार पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने ये पत्र लिख डाला है और साथ ही उसमें तमाम सवालात उसमें खड़े कर दिए हैं। स्टैंप पेपर पर राजस्थान की लड़कियों की नीलामी की खबरों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आरोप है कि राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में लड़कियों को स्टैंप पेपर पर बेचा जा रहा था। अब इस मामले में बहुजन समाज पार्टी
प्रमुख मायावती ने ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरा है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान के पंचायतों में लड़कियों के स्टैंप पेपर पर अदायगी संबंधित खरीद फरोख्त सामाजिक और सरकारी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली ये अति दुखद घटना सामने आई है। क्या लड़की हूं, लड़ सकती हूं का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके राज्य सरकार का लड़कियों के प्रति यही असली क्रूर रूप है क्या? सीधे तौर पर यह सवाल खड़ी करती हुई नजर आई। और बता दें कि बसपा प्रमुख ने अगले ट्वीट में लिखा कि विभिन्न आयोगों द्वारा इस घटना में संबंधित में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करना उचित, किंतु यह इसका समुचित हल नहीं, बल्कि वहां की कांग्रेस सरकार को दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के साथ इस शर्मनाक घटना पर महिला समाज और राज्य की जनता से भी तुरंत माफी मांगनी चाहिए। वहीं इस मामले में आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव को भी एक नोटिस जारी कर दिया, जिसमें विस्तृत रिपोर्ट के साथ साथ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा आयोग ने पहले से किए गए उपायों और यदि नहीं तो ऐसे भयानक घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों के साथ 4 सप्ताह उपायों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि आयोग ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को भी नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में ऐसी घटनाओं में प्राथमिकी दर्ज कराने और आरोप पत्र, गिरफ्तारी यदि कोई हो और सहित मामलों में कथित और स्थिति और राज्य में देह व्यापार के इस तरह के व्यक्तित्व और अपराधों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए शुरू की गई व्यवस्था शामिल होनी चाहिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो, और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो और दिखाओ। अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले मेमोरी फोम मैट्रेस को। Meet India's first and only smart grade mattress. इसकी patented technology, their softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास, Sleep Company mattress is झक्कास। Log on to the sleepcompany.in. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान के बीते दिनों कोर्ट ने सजा सुनाई थी। उन्हें रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाने के साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया, जिसके बाद उनकी विधायक की सदस्यता भी खत्म हो गई है। हालांकि इन दुख के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने आजम खान के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों को पक्षपात भी बता दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पक्षपात सबसे बड़ा अन्याय होता है और दुर्भावना से किसी एक को लक्षित करके बिना बात के किसी बात की सजा देना और अन्य को आरोपी से मुक्त करना नाइंसाफी है। हालांकि इससे पहले भी सजा के ऐलान के बाद ही अखिलेश यादव ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी थी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इससे पहले कहा था कि बीजेपी सरकार के निशाने पर मुख्य रूप से रामपुर के समाजवादी नेता आजम खान साहब हैं। उन पर रोज फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें हर तरह से परेशान किया जा रहा है। आजम खान बीजेपी सरकार की आंखों में इसलिए खटकते हैं क्योंकि वो सांप्रदायिक ताकतों की धुर विरोधी हैं। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। पक्षपात सबसे बड़ा अन्याय होता है, अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बात कही है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इसको लेकर निशाना साधा है। आजम खान को लेकर ये तमाम बातें अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने कही हैं। गुजरात के मोरबी शहर में रविवार की शाम
माशू नदी पर बना केबल पुल टूटने से महिलाओं और बच्चे समेत 140 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अधिकारियों के अनुसार यह पुल करीब एक सदी पुराना था और मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों के बाद हाल ही में इसे जनता के लिए खोला गया था। अधिकारियों ने कहा कि जनता के लिए 4 दिन पहले ही फिर से खोले गए इस पुल पर लोगों की काफी भीड़ दिखी। उन्होंने बताया कि पुल शाम करीब 6:30 बजे टूट गया, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने दुख जताया। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से हुई दुर्घटना का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। प्रभु राम से प्रार्थना है कि सभी प्रभावितों की रक्षा करे। इस दुर्घटना में हुई जान हानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संपन्न परिजनों के साथ हैं। प्रभु राम से प्रार्थना है कि दिव्यांगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि गुजरात के मोरबी में माचू नदी पर केबल पुल टूटने से हुई हादसे का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिव्यांगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को यह दुखद सहन करने की शक्ति दे। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि गुजरात के मोरबी में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से पुण्यात्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूं। तो तमाम ये विपक्षी नेता और मुख्यमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया। बता दें ये जो केबल का पुल है वो टूट गया है और उसमें तकरीबन 140 लोगों के मौत की जो खबर है वो सामने आई है। राजस्थान में स्थित भरतपुर के ब्रज क्षेत्र में दीपावली के बाद गोवर्धन पर्व से ही अन्नकूट प्रसादी के आयोजन शुरू हो जाते हैं। अन्नकूट आयोजन का क्रम लगभग 2 महीने तक चलता रहता है। शहर के और गांव के लगभग सभी मंदिरों में अन्नकूट और 56 भोग की झांकियों का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट की प्रसादी के लिए मुख्य रूप से बाजरा, चावल, कड़ी, मिक्स सब्जी, खीर, पूड़ी और पकौड़ी बनाई जाती है। और बता दें कि शहर के प्राचीन बांके बिहारी जी के मंदिर पर देव छठ के मौके पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। 2 साल कोरोना महामारी की वजह से अन्नकूट का आयोजन नहीं हो सका था और इस बार अन्नकूट प्रसादी 25,000 लोगों के लिए बनाई गई और हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को पंगत में बिठाकर प्रसादी ग्रहण कराई गई। उस दौरान अन्नकूट प्रसादी पाने के लिए शहर का जन सैलाब उमड़ कर आया था। भारी भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अन्नकूट प्रसादी खाने आए लोगों में एक बार तो अन्नकूट का प्रसाद खाने के लिए भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग गिर गए। लेकिन अन्नकूट व्यवस्था के लिए श्री बांके बिहारी मंदिर विकास ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने माकूल व्यवस्था की हुई थी। बता दें, लेकिन लोग एक दूसरे को धक्का देकर पहले प्रसाद ग्रहण करने के लिए मशक्कत करते हुए दिखाई दिए। गौरतलब है कि श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में देव छठ के मौके पर दिवाली के बाद अन्नकूट प्रसादी का बड़ा स्तर पर आयोजन होता है और पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से अन्नकूट का आयोजन नहीं करा पाए थे। बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में अन्नकूट प्रसादी खाने के लिए कई हजार लोगों की भीड़ एकजुट होती है और अन्नकूट महोत्सव के दौरान पुलिस व्यवस्था के खास इंतजाम किए जाते हैं और पुलिस की व्यवस्था की गई है। और बता दें, लेकिन जैसे ही अन्नकूट प्रसादी के लिए आह्वान किया गया तो हजारों की संख्या में इकट्ठे भीड़ अन्नकूट खाने के लिए एक साथ दौड़ पड़ी और भगदड़ मच गई और कई लोग इसमें गिर भी पड़े और लोगों को धक्का देते हुए भी एक दूसरे पर नजर भी आए। और जिस तरह से प्रसादी खाने के लिए वहां पर लोगों का जमावड़ा लग गया और तकरीबन 25,000 लोगों के लिए प्रसादी बनाई गई थी। तस्वीरों में देखिए किस तरीके का तांता लगा हुआ है मंदिर में। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मंच साझा करेंगे। ये कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित किया गया है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मानगढ़ मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है। यहां नेताओं के दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले
जनजातियों को लुभाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1.5 लाख से अधिक भीलों और अन्य जनजातियों ने मानगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लंबे समय तक चल रहे मुकाबला किया और ऐसा माना जाता है कि मानगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में आयोजित जनसभा में शामिल लोगों पर अंग्रेजों की ओर से की गई गोलीबारी में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का असर गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी होगा, क्योंकि राजस्थान के अलावा अगले साल इन दोनों राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार आपको बता दें कि गहलोत 1 नवंबर को सुबह 9:30 बजे विशेष विमान से बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचेंगे और गहलोत गुजरात दौरे पर हैं। आपको बता दें 31 अक्टूबर को उनके राजस्थान आने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जयपुर से 31 अक्टूबर यानी कि आज रात को 8:30 बजे विशेष विमान से उदयपुर के लिए रवाना होंगे और उदयपुर से 1 नवंबर को सुबह 8:45 बजे हेलीकॉप्टर से मानगढ़ जाने का कार्यक्रम है। मानगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के शामिल होने की इसमें संभावना जताई जा रही है। तो बता दें ये 1 नवंबर को इसमें कार्यक्रम रखा गया है। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साथ मंच को साझा करने वाले हैं और तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री के वहां पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में दिन में भी मौसम नरम होने लगा है, साथ ही रात में सर्दी धीरे धीरे अब ज्यादा महसूस की जा रही है। अब सबसे ज्यादा ठंड का एहसास सुबह में हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 5 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि सर्दी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। वहीं सुबह में हल्की धुंध दिखाई देगी। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को भी दिल्ली में आसमान साफ रहा और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहा। और बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम का मिजाज दिल्ली के जैसा ही रहेगा और इससे पहले रविवार को भी दिल्ली में मौसम साफ रहा। हालांकि हल्की धुंध दिखाई दी थी, वहीं दिन में हल्की धूप भी निकली और रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 कम यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का जो प्रकोप है वो अभी भी घटता नहीं दिख रहा है। लगातार जो वायु प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हवा की गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के अनुसार सोमवार की सुबह दिल्ली के आरके पुरम इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में 318 दर्ज किया गया। लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता दिखाई दे रहा है और जिस तरह से आप देख रहे हैं लोगों को भारी मात्रा में परेशानी हो रही है और लगातार ये प्रदूषण जो है वो खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।